The meaning of drama is a composition of verse or prose. तो हम ये कहेंगे ड्रामा, the meaning of drama is composition is verse or prose intended to portray life of character or tell a story usually involving conflict or emotions. ये कहना चाहते हैं कि जो ड्रामा होता है वो वर्स और प्रोज की कोई कंपोजिशन होती है, तो जिसमें क्या होता है करेक्टर कोई झगड़े का, इमोशंस का, कोई ना कोई इन चीज़ों को फीलिंग्स को शो करते हैं, कोई नाटक दिखाते हैं, तो इसमें कोई स्टोरी सुनाते हैं, कुछ भी हो सकती है। अब देखिए कि ड्रामा एलिमेंट्स ड्रामा के क्या हैं। तो एक्सपोजिशन ड्रामा के 1 2 3 4 5 तो 5 एलिमेंट्स हैं, लास्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो सबसे पहले एक्सपोजिशन यानी कि ड्रामा कैसे स्टार्ट होता है, कोई तो पृष्ठभूमि रहेगी, कोई तो बैकग्राउंड रहेगा, फिर वो ग्रोथ करता है, बढ़ता जाता है और एक लिमिट तक बढ़ता है जिसे हम क्लाइमेक्स कहते हैं। इसके बाद से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है और फिर कोई सॉल्यूशन निकलता है, कोई इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है कि ड्रामा कैसा हो सकता है, मतलब क्या उसके रिजल्ट निकाला जाए। अब एंड आता है, एंड कैटास्ट्रॉफी और डेनोमेंट कहते हैं। ड्रामा जो होता है उसका जब एंड आता है, अगर वो कैटास्ट्रॉफी में जाता है तो यहाँ ट्रेजेडी बन जाता है, ट्रेजेडी बन जाती है, और अगर डेनोमेंट होता है यानी कि कॉमेडी बन जाती है। तो क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी हो या नेट हो, नेट में तो कम आता है लेकिन टीजीटी पीजीटी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कैटास्ट्रॉफी का मीनिंग क्या होता है, डेनोमेंट का मीनिंग क्या होता है, तो हमें ये याद रख लेना होगा। कभी कभार तो डेनोमेंट की स्पेलिंग भी पूछ लेता है, इस पर ध्यान देना होगा कि डेनोमेंट की DENOUEMENT होता है। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो इसीलिए इसको आपको बता रहा हूँ जोर देकर कि इनकी स्पेलिंग को भी अच्छे से याद कर लिया जाए। आगे चलते हैं। अब एक्सपोजिशन क्या होती है वो देखिए। एक्सपोजिशन का मतलब होता है ड्रामा बिगिंस विद बैकग्राउंड बिफोर, जो कि मैंने अभी आपको बताया, एक्शन इज कॉल्ड एक्सपोजिशन, यानी कि एक्शन से पहले बैकग्राउंड के एक्शन से स्टार्ट होता है। ड्रामा कोई भी स्टार्ट होगा वो बैकग्राउंड में किसी किए गए एक्शन यानी कि कार्य की वजह से शुरू होता है, तो शुरू होने को एक्सपोजिशन कहते हैं। इसके बाद है ग्रोथ, जो कि बताया था, एक्शन और प्लॉट डेवलप बाय स्लो डिग्री इज कॉल्ड ग्रोथ, यानी कि ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। इसके बाद है क्लाइमेक्स, यानी कि इस तरह से जाकर इस तरह से ये 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सपोजिशन, ये ग्रोथ हो गया, ये क्लाइमेक्स हो गया, ये रेजोल्यूशन हो गया और ये एंड, और यहाँ पर आपका कैटास्ट्रॉफी और डेनोमेंट होता है। तो ये वही पोर्शन है। तो ग्रोथ, एक्शन और प्लॉट डेवलपमेंट स्लो डिग्री इज कॉल्ड ग्रोथ, और क्लाइमेक्स स्लोली रीचेज इट्स हाईएस्ट पीक इज कॉल्ड क्लाइमेक्स, यानी कि धीरे धीरे ये अपनी हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाता है ड्रामा, उसके बाद ये एंड हो जाता है, तो क्लाइमेक्स आ जाता है। रेजोल्यूशन, आफ्टर रीच क्लाइमेक्स द प्लॉट डेक्लाइंस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, यानी कि एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्लाइमेक्स शुरू होता है, फिर वो नीचे उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, तो इसको उससे रेजोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद होता है एंड, तो ड्रामा किस में एंड हो रहा है, यानी कि समाप्ति की ओर जाएगा, तो एक कैटास्ट्रॉफी होता है, एक डेनोमेंट होता है। तो कैटास्ट्रॉफी में अगर होता है हीरो की मौत हो जाती है, जो भी प्रोटैगनिस्ट होता है, और डेनोमेंट में सारे लोग मिल जाते हैं, हैप्पी एंडिंग होती है, तो ये होता है आपका कॉमेडी। इसके बाद है एपिलॉग। एपिलॉग किसे कहते हैं? एपिलॉग होता है कंक्लूजन, यानी कि कोई रिजल्ट, उपसंहार बोल सकते हैं एपिलॉग, उपसंहार यानी कि निष्कर्ष कह सकते हो आप, रिजल्ट कह सकते हो कि आखिरकार ये क्या है। तो आप कंक्लूजन अपीयर्स इन द एज यू लाइक इट बाय शेक्सपियर, यानी कि ये यहाँ पर शेक्सपियर के द्वारा एक रचना को दिया गया है जिसका नाम है एज यू लाइक इट। ये कॉमेडी है जिसमें जब ये कॉमेडी फिनिश होती है तो उसको कंक्लूजन दिया जाता है, उपसंहार दिया जाता है, तो उसे उसका दूसरा नाम एपिलॉग है। एक प्रोलॉग होती है ड्रामा का और लास्ट में एपिलॉग होता है। अगर कोई ड्रामा स्टार्ट होता है तो शुरुआत में उसके बारे में इंट्रोडक्शन होता है, उसे प्रोलॉग कहते हैं, और जब वो ख़त्म होता है उसका निष्कर्ष बताया जाए तो उसे एपिलॉग कहते हैं। तो इसके बाद सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू क्या होता है?
allowed thinking by a character in the play which is not audible to the other characters in the play but audience can hear। कहने का मतलब ये है इसका कि ये जब हम कोई मूवी या ड्रामा देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि कोई कैरेक्टर सोच रहा होता है और जब वो सोचता है किसी के बारे में तो वो साउंड सुनाई देता है, तो वो साउंड कोई उसके कैरेक्टर नहीं सुन पाते हैं जो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं ड्रामा में या मूवी में, वो लोग ऑडियंस सुनती है कि वो क्या सोच रहा है। तो इस पोजीशन को, इस स्थिति को सॉलिलोक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? अलाउड थिंकिंग बाई कैरेक्टर इन द प्ले विच इज़ नॉट ऑडिबल टू द अदर कैरेक्टर, जो दूसरे कैरेक्टर नहीं सुन पाते उसके साथ में जो प्ले कर रहे होते हैं वो नहीं, बल्कि ऑडियंस होती है केवल वही सुनती है। इसी को सॉलिलोक्यू कहते हैं। और इसका जो छोटा वर्जन होता है उसे एसाइड कहते हैं। एसाइड है, ये देर तक का होता है, ये थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन है सेम वही जो सॉलिलोक्यू है, बस ये देर तक की थिंकिंग होती है, शॉर्ट वाली छोटे कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए। इसके बाद है कोरस। कोरस ये होता है एक्सप्लेन द पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स। कोरस क्या होते हैं कि स्टोरी में अब क्या होने वाला है, या पास्ट में क्या हुआ था, या फ्यूचर में क्या होने वाला है, अब क्या चल रहा है प्रेजेंट में, ये सारी जानकारी जो देते हैं उन्हें हम कोरस कहते हैं। ये भी कैरेक्टर होते हैं, अच्छा रोल प्ले करते हैं। अब है आपका पोएटिक प्ले। पोएटिक प्ले एक का दूसरा नाम क्लोजेट प्ले भी होता है। पोएटिक प्ले को हम क्लोजेट प्ले भी कहते हैं। क्या होता है? नॉट टू बी एक्टेड ऑन स्टेज, यानी कि ऐसे प्ले जिनको हम केवल रीड कर सकते हैं ओनली, बट नॉट एक्ट, मतलब हम एक्ट नहीं कर सकते स्टेज पर, तो वो आपके पोएटिक प्ले कहलाते हैं। तो क्या लिखा है? नॉट टू बी एक्टेड ऑन स्टेज, स्टेज पर इनको एक्ट नहीं किया जा सकता। अब नॉर्मल प्ले हैं, ये नॉर्मल प्ले ही एक्ट होते हैं, टू बी एक्टेड है हम कह सकते हैं, केवल नॉर्मल प्ले ही एक्टेड होते हैं, इनको पढ़ा जाता है सिर्फ। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये क्वेश्चन में आ जाता है टीजीटी पीजीटी में कि पोएटिक प्ले या क्लोजेट प्ले को क्या कहते हैं, तो इस पर क्वेश्चन काफ़ी बार आए भी हैं। अब ये तो हमने ड्रामा क्या होता है उसके बारे में बता दिया है कि इसमें उसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। अब कौन कौन से ड्रामा किस किस टाइप किस किस समय पर प्ले हुए थे उनके बारे में जानकारी करेंगे। तो ड्रामा, a long literary composition like novel which is staged and a lot of people are entertained, but novel cannot follow the way it is only read by single person entertained himself only the way। कहने का मतलब ये होता है कि ड्रामा एंड नोवेल, थोड़ा सा नोवेल के बारे में बताया, नहीं तो बहुत से लोग नोवेल को भी वैसा ही समझ लें, ऐसा नहीं है। ड्रामा को ये लॉन्ग होता है, लंबा, वैसे स्टेज किया जा सकता है, स्टेज पर इसको दिखाया जाता, कराया जाता है, पर नोवेल ऐसा नहीं होता। तो नोवेल कैसा होता है? नोवेल को हम केवल अकेले बैठकर घर में या दो के साथ बुक में पढ़ सकते हैं। तो नोवेल और जबकि लगभग सेम होता है, केवल रीडिंग में ये रीड किया जा सकता है एक सिंगल आदमी के साथ, लेकिन जो ड्रामा है वो स्टेज्ड होता है। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो ड्रामा और एलिजाबेथन प्लेज में, वो प्ले में यही, ड्रामा और नोवेल में यही अंतर है, बाकी सारे सेम होते हैं लगभग। अब ड्रामा कहाँ के चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्री एलिजाबेथन ड्रामा। एलिजाबेथ से जो पहले थे उनको प्री एलिजाबेथन कहते हैं। तो एलिजाबेथ जो थी 1558 में बैठी थी, तो उससे पहले जो प्ले रहे होंगे वो कैसे रहे थे, तो ये वो वाले प्लेज हैं, इस कैटेगरी में डिवाइड था। तो सबसे पहले मिरेकल प्लेज, मोरालिटी प्लेज, मिस्ट्री प्लेज और इंटरल्यूड, ये 4 टाइप के प्ले उस समय किए जाते थे। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो मिरेकल प्लेज, अब यहाँ लिखा है मिरेकल प्लेज। तो मिरेकल प्लेज में पहला, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, मिरेकल चमत्कार। तो चमत्कार कौन करता है? साधु संत करते हैं, सेंट करते हैं। अब ईश्वर चमत्कार करता है, पर वो आम आदमी कैसे समझेगा? तो साधु संत जो इसकी आराधना करते हैं वही ईश्वर को पहले समझते हैं। आजकल के मतलब जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग सोचे तो वो लोगों को बताते हैं और वही चमत्कार भी करते हैं, बताते हैं। तो ये चमत्कार वर्ड है, इनसे संबंधित है, साधु संतों से। तो आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को कि ये जो मिरेकल प्लेज है वो कहाँ पर होते हैं, मतलब उनकी क्या थीम होती है, तो इसे याद रखा जा सकता है मिरेकल प्लेज। इसके बाद मोरालिटी प्लेज, तो ये मोरल से पता चलता है कि ये क्या होगा। मोरल माने नैतिकता की बात है, अच्छी बुरी बात है, पाप और पुण्य की बात है। तो आप समझ जाना कि मोरालिटी प्लेस में ये आता है इंसानी में मोरल जगाने के लिए, मोरालिटी नैतिक शिक्षा देने के लिए, तो ये मोरालिटी प्लेस कहलाते हैं। और चमत्कार करें
साधु संतों की अगर कोई क्रिएशन हो समझ जाना मिरेकल प्लेस है। मिस्ट्री प्लेस की बात करते तो ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट, टेस्टामेंट बाइबल, बाइबल की बात होती है तो बाइबल में ही सारे रहस्य दबे पड़े हैं। तो मिस्ट्री प्लेस अगर बाइबल से संबंधित कोई भी प्ले आता है या कुछ भी तो वो सभी के सभी मिस्ट्री प्लेस कहलाएंगे। क्वेश्चन वहाँ पर इस तरह से आ जाता है कि ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट बाइबल पर कौन सा प्ले डिपेंड है या कहाँ से लिया गया, उसकी थीम क्या है, तो इन तीनों की बता देंगे। चौथा जो होता है वो होता है इंटरमिशन, इंटरमिशन यानी कि इंटरवल। क्या होता है इसमें कि जब कोई प्ले देखते देखते देर तक देखता तो ऊब जाता है, तो उस ऊबने से बचने के लिए एक मजाक टाइप का एक करेक्टर डाल देते हो जो वहाँ पर आता है हंसी मजाक करके उनका मन बहला देता, तो वो ऊब तो ऑडियंस ऊबती नहीं है, तो ऐसा कुछ हो तो वो इंटरल्यूड के अंदर आता है। तो इसके बाद है तो प्री एलिजाबेथन प्ले हमने देख लिया। इसके बाद है ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में देखते हैं तो ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में क्या होता है कि जो हीरो होता है वो एट लास्ट प्रोटैगनिस्ट जो भी हो वो अपनी अपनी कुछ गलत डिसीजन की वजह से वो लास्ट में परेशानी उठाता है या तो मारा जाता है या फिर बहुत ज़्यादा दुख में जाता है, दुख उठाना पड़ता है, तो इसीलिए इसे ट्रेजेडी कहते हैं। मेलोड्रामा, मेलोड्रामा ये भी इसकी एक ड्रामा का एक फॉर्म है जिसमें एक ही चीज़ पर एक ही टोन में किसी के कहानी को गाकर मतलब वर्ष में समझाया जाता है, सुनाया जाता है। इसके बाद है कॉमेडी, तो कॉमेडी 4 टाइप की कॉमेडी हमने पढ़ी है, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर और कॉमेडी ऑफ सेंटिमेंट। तो कॉमेडी के अंदर ये 4 टाइप के ड्रामा की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स भी होती है, कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी भी होती है, कॉमेडी ऑफ मैनर भी है, कॉमेडी ऑफ सेंटिमेंट भी है। तो ये कॉमेडी के प्रकार हैं, तो इन्हें हम देख लेंगे। इसके बाद आता है ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी किसे कहते हैं, तो ऐसा कोई प्ले जिसमें ट्रेजेडी होने वाली हो पर वो हैप्पी एंडिंग हो जाए तो वो ट्रेजी और कॉमेडी बन जाती है, तो दोनों मिक्स हो जाती है, ट्रेजी कॉमेडी कहलाती है। जैसे कि शेक्सपियर की है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये एक ट्रेजी कॉमेडी है जिसमें एंटोनियो लगभग मरने ही वाला होता है, तब तक बेसोनिया और पोर्सिया उसको बचा लेते हैं, फिर हैप्पी एंडिंग हो जाती है, तो इसी को ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं। द फार्स, फार्स का मतलब होता है कि कोई भी जो गांव देहात में कुछ ऐसा प्ले खेला करते हैं, जो गांव देहात में लोअर क्लास के लोग जो प्ले खेला करते हैं उसे फार्स कहते हैं। गांव में लोअर क्लास में जब लोग अपने एंटरटेन के लिए कोई प्ले करते हैं तो उसे फार्स बोला जाता है। और द मास्क, द मास्क, मास्क जो प्ले है वो रॉयल फैमिली या चर्च में यानी बड़ी जगह पर ही इसको प्ले कराया जाता था। मास्क मिल्टन का मास्क है, तो मिल्टन ने मोस्टली ये लिखा है। तो मास्क, फार्स और मास्क आप ऐसे याद रख सकते हो कि फार्स गांव में लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो प्ले करते हैं वो फार्स है, और रॉयल फैमिली में या चर्च में जो प्ले कराए जाते हैं वो मास्क होता है। इसके बाद 1 नंबर पर है पोएटिक प्ले। पोएटिक प्ले का मतलब होता है क्लोजेट प्ले, जो कि हम बात कर चुके हैं कि इनको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं लेकिन इनको स्टेज नहीं कर सकते, स्टेज पर इनकी एक्टिंग नहीं की जा सकती, केवल पढ़ो, तो उसे पोएटिक प्ले या क्लोजेट प्ले कहते हैं। हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। 1 एक्ट प्ले, एलिजाबेथ के टाइम पर, रानी एलिजाबेथ के टाइम पर 5 एक्ट प्ले तक चले थे। 5 एक्ट, जिसमें 5 एक्ट बड़ा पार्ट होता है, कोई एक प्ले होते हैं उसमें बड़े बड़े पार्ट बना दिए जाते हैं कि इतने घंटे का चलने के बाद फिर ये शुरू होगा, फिर ये, तो 5 एक्ट प्ले तक होते थे। लेकिन फिर उसमें लोगों का पूरा दिन निकल जाता था पूरा पढ़ने में, या फिर 2-4 दिन लोग जाते थे एक। लेकिन अभी क्या है इसमें, अभी क्या है इसमें कि 1 एक्ट प्ले में सिर्फ एक बार कहानी शुरू होगी और ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आजकल के अगर हम देखें तो जैसे CID जैसे आते हैं, कहानी शुरू हुई 1 घंटे में फिर ख़त्म। इसके बाद है, ये तो प्ले थे। इसके बाद है हमारा गिल्ड्स, 1 एक्ट प्ले। इसके बाद गिल्ड, तो हम इन पर बात करेंगे। गिल्ड साइकिल, ये क्या थे, तो इन्हें हम समझते हैं कि उस समय क्या था कि गिल्ड्स एंड साइकिल,
एलिजाबेथ से पहले के टाइम में भी प्ले होते थे, ड्रामा भी स्टेज भी किए जाते थे। लेकिन क्या होता था कि जो भी ड्रामा होते थे वो कैटेगराइज कर दिए गए, सारे लोग करते थे। अब कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा ये कैसे पता चलेगा। बहुत सारे लोग, नाटक कंपनियां भी बन गई थी, थिएटर खुल गए थे। तो द प्लेज वर टेकन ओवर एंड एक्टेड प्रोफेशनल ट्रेड गिल्ड सम टाउन दे आर सम सिमिलर प्लेज टू सीरीज ऑफ प्लेज। यानी कि जो प्ले होते थे, अगर कोई एक ही टाइप का प्ले चलाता है तो वो उसका कोई एक नाम दिया जाएगा कि ये प्ले इसमें आएंगे। तो ऐसे ही 5 टाइप के प्ले वहाँ पर उस समय चलाए जाते थे, जिनमें सबका अलग अलग टाइप होता था, मिक्सअप नहीं किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं चेस्टर साइकिल, यॉर्क साइकिल, टॉमनली साइकिल, वेकफील्ड साइकिल और कवेंट्री साइकिल। ये साइकिल और कुछ नहीं, एक सेम कैटेगरी के ड्रामा का कलेक्शन है, ये मान चलिए, जो कि 13, 14 और 15 सेंचुरी में प्ले कराई जाती थी। तो ये 5 साइकिल आपको याद होनी चाहिए, चेस्टर साइकिल, यॉर्क साइकिल, टॉमनली साइकिल, वेकफील्ड साइकिल और कवेंट्री साइकिल। आगे चलते हैं। अब इन सभी के बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल देम गिवन अबव, तो जो दिए गए उनके बारे में। तो देखिए क्या दिया है, मिरेकल प्लेस है, आल्सो कॉल्ड सेंट प्ले। तो संत प्ले क्यों कहते हैं, मैं आपको पहले ही बता दिया कि मिरेकल प्ले जो है संत महात्माओं की जीवनी है। तो जब किसी भी क्रिएशन का नाम, नाटक का नाम संत के नाम से हो या उनके नाम से या फिर उनके एक्टिविटी के नाम से, जो भी हो, तो वो मिरेकल प्ले के अंदर आएगा। तो द प्रिंसिपल काइंड्स ऑफ वर्नाकुलर ड्रामा यूरोपियन मिडिल एजेस अलॉन्ग विद द मिस्ट्री ऑफ ऑल प्ले एंड द, तो ये इसी में आएंगे। तो यॉर्कशायर, कवेंट्री प्लेस, चेस्टर प्लेस, यॉर्क प्लेस, टॉमनली प्लेस और प्लेजेंट कैथराइन, ये सारे प्लेस इसी से रिलेटेड है, एलिजाबेथ के टाइम से थे। इसके बाद है डेनियल लाइफ ऑफ सेंट थॉमस बेकेट। अगर कैंटरबरी टेल्स पढ़ रखा होगा चौसर की, तो आपको पता होगा कि थॉमस बेकेट कौन थे, जिसके श्राइन पर 29 पीपल जा रहे थे। द सेकंड शेफर्ड प्लेस, मैरी मैगडलेन और द गोल्डन लीजेंड, द कन्वर्जन, सेंट पाउल, इन सब के नाम सेंट से हैं। तो यानी समझ लो कि ये मिरेकल प्लेस है। पैशन प्ले इज द चीफ मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ मिरेकल प्लेस। अब यहाँ पर आते हैं पैशन प्ले की। क्या कहना है कि पैशन प्ले जो थे वो चीफ मॉडर्न एग्जाम्पल है मिरेकल प्लेस की। फ्रेंच मिस्टीरियस डिस्टिंग्विश्ड दोज प्लेस कंटेनिंग बाइबलिकल स्टोरीज। अब ये बाइबल से लिए तो वो आप मिस्ट्री प्लेस बोल दो, नॉर्मली बात है। अगर बाइबल से लिया गया है कोई प्ले तो आप उसे मिस्ट्री प्लेस बोल दो। अगर किसी कहानी में संत महात्माओं का वर्णन है किसी भी, तो आप उसे मिरेकल प्लेस बोल दो। और अगर किसी प्ले में कोई प्ले किसी पाप पुण्य मोरल जानकारी देता तो मोरलिटी प्लेस हो जाएगा। तो ऐसे तो मिस्ट्री प्लेस की बात करते हैं तो ये बाइबल का ओल्ड न्यू टेस्टामेंट पर होता है, जैसे कि द क्रिस्ट नेटिविटी, यानी क्रिस्ट नेटिविटी ये मिल्टन ने लिखा है। जब वो कॉलेज में था, स्कूल में, तब उसने ये लिखा था सबसे पहला ये उसका क्रिस्ट नेटिविटी, तो इसने बाइबल से लिख डाला। द रिसरेक्शन, सर्टेन ऑफ फॉल ऑफ मैन, डेथ ऑफ क्रॉस, द लास्ट जजमेंट, अब्राहम एंड आइजा, ये सारी मिस्ट्री हैं क्योंकि ये बाइबल से लिए गए कोट है, तो इसीलिए इन सबको बाइबलिकल मिस्ट्री प्लेस बोला गया। इसके बाद मोरालिटी प्लेस, मोरालिटी में नैतिकता की बातें आएंगी। तो नैतिकता की बातें क्या होगी, दीज प्लेस आर एलिगोरिकल, एलिगोरिकल हर उस वर्ड को कहेंगे जो दोहरा मीनिंग रखता हुआ। तो द एलिजाबेथ ड्राफ्ट एलोगरीज लाइफ ऑफ मैन इंस्टीट्यूट ऑफ बाइबलिकल फिगर, ये क्या करते हैं, आदमी के जीवन को फिगर आउट करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि आदमी को कैसा होना चाहिए। ही वाइसेस एंड वर्च्यूज आए, उसमें क्या होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं, इसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और हीरो ऑफ दिस प्लेस एवरी मैन और मैनकाइंड, एवरी मैन कौन होता है इसमें, वो तो सबके लिए है, तो एवरी मैन और मैनकाइंड इसके हीरो होते हैं। जैसे कि बाइबल इन्होंने लिखी है, जॉन मिल्टन ने द पैराडाइज लॉस्ट लिखी, जो कि 1667 में लिखी थी। तो ये क्या है, इसमें शैतान है और क्रिस्ट पैदा होते हैं। तो इसमें शैतान इज पर्सोनिफाइड एज वाइसिस, शैतान को दुर्गुणों के रूप में, बुराई के रूप में दिखाया गया, और गॉड क्रिस्ट के रूप में दिखाया गया, जो कि एक वर्च्यू है।
इसके बाद कुछ इनके एग्जांपल और हैं, जैसे कसल ऑफ प्रेजर्वेंस, एबीमैन, द फोर एलिमेंट्स, द मैग्निफिकेंस, प्ले और द पीटर नेस्टर, द प्ले ऑफ क्रेड, माइंड विल अंडरस्टैंड मैनकाइंड, लस्टी जेवन टेल, मैरिज ऑफ क्लीवेंस, कंसाइंस। तो ये सभी के सभी बाइबल से लिए गए हैं, तो इसीलिए इनको मिस्ट्री प्लेज बोलते हैं, और मोरालिटी प्लेज है, सॉरी। तो इन सभी में वही चीज़ दिखाई गई है। प्रील्यूड, इंटरल्यूड। इंटरल्यूड क्या होता है, इस पर बात कर लेते हैं। इंटरल्यूड, इट इज ए शॉर्ट एंटरटेनमेंट इंसर्टेड विद द लॉन्गर प्ले एज अमिनिस्ट सम अदर फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स। क्या होता है इसमें, ये शॉर्ट एंटरटेन, मतलब मैंने आपको बताया था कि इंटरल्यूड एक इंटरमिशन इंटरवल की तरह काम करता है, और ये ड्रामा के बीच में इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग बोरिंग फील ना हो। इट्स मेन फंक्शन टू एंटरटेन द ऑडियंस बाय ह्यूमर एंड इवन द फास्ट। अपनी एक्टिविटी से ये जनता को खुश करेगा, तो एक तरीके से उनके माइंड को रिलैक्स हो जाएगा। तो एवरी मैन हिक्स कैन, द वर्ल्ड एंड द चाइल्ड, लस्टी जोवेनस, एम्फीफ्रियन, द डिसोबीडियंट चाइल्ड, द पार्टनर एंड द फ्रायर, द फोर पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर पास। ये जो फोर पास है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, द फोर पास। थेस्टिस। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी में क्या होता है, ट्रेजेडी को हम पहले से ही थोड़ा सा बता चुके हैं कि ट्रेजेडी में क्या होता है। ट्रेजेडी, ए लिटरेरी ट्रेजेडी डिस्क्राइब द सॉरोफुल इवेंट एंड ऑकर्स बिकॉज ऑफ कैरेक्टर्स पुअर डिसीजन। यानी कि आप ऐसे माने चलिए कि जो ट्रेजेडी है वो जो हीरो होता है उसके गलत डिसीजन की वजह से उसकी जो लाइफ होती है बहुत बुरी हो जाती है, एक तरीक़ा से वो बहुत कष्ट में, दुख में, परेशानी में जीता है। ट्रेजेडीज इन्वॉल्व पीपल डाइंग ऑफ यंग एज। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जवानी में ही मर जाता है। मैनी पीपल डाइंग वंस और डेथ दैट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड विद द बेटर टाइमिंग एंड चॉइसेस। कभी कभार क्या होता है कि बहुत से लोग, मरते हुए लोग भी एक बार या दो बार मौत से बच भी जाते हैं अपने प्रयत्न से, लेकिन कुछ बहुत जल्दी मारे भी जाते हैं यंग एज में। तो यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, फेमस ट्रेजेडी हैं इतिहास की, तो उनका नाम लेते हैं। द अगेमनन, एस्काइलस और एंटीगोन। द अगेमनन को किसने लिखा, एस्काइलस, ये भी एक ड्रामेटिस्ट थे। तो अगेमनन को एस्काइलस ने लिखा, एंटीगोन को सोफोक्लेस ने लिखा। सोफोक्लेस ने ओडिपस रेक्स भी लिखा, ओडिपस रेक्स। तो ओडिपस रेक्स के लड़की है एंटीगोन, तो उस पर भी लिखा। ये बहुत ट्रेजेडी है, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको वाकई पता चलेगा कि कितना अच्छा लिखा था सोफोक्लेस ने। एरिगोनॉटिका, अल्फांसो रोडस ने लिखा है। द बोकेची, यूरिपिडाइस ने लिखा है। यूरिपिडाइस ने लिखा, ये भी यूरिपिडाइस का लिखा हुआ है। द फ्रॉक्स, अरिस्टोफेंस और हिप्पोलाइटिस, यूरिपिडाइस ने लिखा है। इलियाड, होमर ने लिखा है। मेडिया, यूरिपिडाइस ने लिखा था। ओडेसी, होमर ने लिखा है। ये सभी की सभी ट्रेजेडी हैं, बेस्ट ट्रेजेडी है, बहुत अच्छी, एक से बढ़कर एक है ट्रेजेडी में। ओडिपस रेक्स बताया था मैंने, ओडिपस रेक्स। ओरेस्टिया, एस्काइलस और प्रोमेथियस अनबाउंड। एस्काइलस, तो ये प्रोमेथियस बाउंड एस्काइलस ने लिखा। शेक्सपियर ने लिखा प्रोमेथियस अनबाउंड। शेक्सपियर नहीं, पीबी शैली की बात कर रहा था मैं, पीबी शैली ने भी लिखा है। अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल, ट्रेजेडी के 6 पार्ट्स बताए उन्होंने, तो इन 6 पार्ट्स में से कोई भी पार्ट पूछ लेता है टीजीटी पीजीटी की तरफ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टिकल, ये 6 पार्ट को याद कर लेना होगा, पूछता है मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में ये चीज़। प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज एक्शन। तो प्लॉट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी में ही एक्शन छुपा होता है, ये दोहरा होता है, इसीलिए प्लॉट को सबसे बेस्ट माना गया है। एक्शन इज द फर्स्ट एंड कैरेक्टर इज द सेकेंड। तो इसमें एक्शन होता है और कैरेक्टर होते हैं, तो ये चीज़ें पूछ लेते हैं कौन सा कैरेक्टर सेकंड होता है, कौन सा फर्स्ट होता है। इसके बाद ट्रेजेडी के टाइप्स, क्लासिकल ट्रेजेडी और रोमांटिक ट्रेजेडी। क्लासिकल ट्रेजेडी क्या होती है, फॉलो ग्रीक पैटर्न, यानी कि यूनानी पैटर्न। तो हम बात कर लेते हैं कि क्लासिकल ट्रेजेडी की। तो क्लासिकल ट्रेजेडी ग्रीक पैटर्न पर होती है। इसमें टाइम, एक्शन और प्लेस, ये तीनों रेशियो होने चाहिए, टाइम, एक्शन, प्लेस। तो देखते हैं इसमें क्या है। 2 स्पेशलिस्ट ग्रीक पैटर्न होता है। द ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 ड्रामेटिक यूनिटी, टाइम, प्लेस, एक्शन।
यानी कि ये चीज़ें होती है, इसको जरूर फॉलो करते हैं ग्रीक पैटर्न में। और इसमें दूसरा क्या ऐड कर दिया है, कोरस। कोरस हम पहले बता चुके हैं, एक्सप्लेन्स इवेंट ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर एज वेल एज मोरल बिहाइंड द वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्लॉट। यानी कि जो कोरस होता है वो ये भी बताता है कि पहले क्या हुआ था, अब क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होगा, और कोई भी घटना अगर घट गई है तो वो ये भी बताएगा कि उसके लिए उसका क्या रिजल्ट बनेगा जाके, क्यों ऐसा होगा। तो ये कोरस का काम होता है। ओडिपस रेक्स में ये खूब अच्छे से बताया गया है। रोमांटिक ट्रेजेडी। रोमांटिक ट्रेजेडी का मतलब होता है जो टाइम, एक्शन और प्लेस को फॉलो ना करे, यानी कि ग्रीक पैटर्न से अलग। तो जैसे कि शेक्सपियर ने इसको चलाया है अपनी मन मर्जी का। तो दे आर नॉट बाउंड बाय ग्रीक कन्वेंशन, दे आर फ्री टू ट्रेजेडीज इफेक्टिव पावर इमेजिनेशन ड्रामेटिक स्किल। तो शेक्सपियर ने टाइम, प्लेस, एक्शन का कोई मतलब नहीं रखा है, तो उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन बनाकर चला दिए। तो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ रिलेटेड ट्रेजेडी। ट्रेजेडी की कुछ जो नियमावली होती है, कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए। जैसे कि कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब होता है भाव विरोचन। भाव विरोचन यानी कि जो आपका प्रीवियस माइंड में जो विचार है उनको हटा दिया जाएगा और नए विचार भर दिए जाएंगे, इसे कहते हैं भाव विरोचन। इट इफेक्ट द ह्यूमन हार्ट, इट क्लीनिंग हार्ट फ्रॉम हाइडर पैसन, अराउजिंग द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर थ्रू द सफरिंग एंड डेथ ऑफ द ट्रेजिक हीरो। यानी कि जब आप मूवी देखने जाओ या ड्रामा देखने जाओ तो शुरू में बहुत अच्छा माइंड होगा, लेकिन हीरो की बुरी हालत देख के आपका मन डर से, घबराहट से और दुख से भर जाएगा। इस पोजीशन को हम बोलते हैं भाव विरोचन, इंग्लिश में कहते हैं कैथारसिस। तो यहाँ पर लिखा है द काम ऑफ माइंड ऑल पैसन स्पेंट, काम ऑफ माइंड एंड ऑल पैसन स्पेंट। तो ये वर्ड यही चीज़ को शो करता है। इसके बाद है हेमर्सिया। हेमर्सिया का मतलब होता है कि सही डिसीजन ना ले पाना। तो हीरो के अंदर हीरो जब इमोशनल हो जाता है तो लाइफ का सही डिसीजन नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ खतरे में पड़ जाती है, तो उसे हेमर्सिया कहते हैं। तो इसमें लिखा है द वीकनेस ऑफ करेक्टर, ट्रेजिक हीरो, ट्रेजिक फ्लो, ट्रेजिक ट्रेड अंडर द सर्कमस्टेंस कॉज ऑफ फॉल एंड डेथ। तो इन सभी को कहते हैं। तो यानी कि वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है, तो कभी कभी ट्रेजिक हीरो लिख कर आएगा, ट्रेजिक फ्लो लिख कर आ जाए या ट्रेजिक ट्रेड लिख कर आ जाए, तो समझ जाना कैथारसिस की बात हो रही है। पेरिपीटिया। पेरिपीटियम क्या होता है कि गलत डिसीजन की वजह से जो हीरो ऊंचाई पर, हाई पर होता है वो लो हो जाता है, यानी कि ज़मीन पर आ जाता है एक तरीक़ा से, मतलब उसकी डेक्लाइन शुरू हो जाती है, वो स्थिति बुरी हो जाती है। तो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून भी कहते से। इट मीन्स सडन चेंजेस फॉर्चून पोजीशन ऑफ हीरो, हीरो की पोजीशन बदल जाती है। गुड टू बैड, अच्छे से बुरा बन जाता है, हाई से लो, ऊंचाई से लो किस्म का हो जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ हेमर्सिया इट प्रोड्यूस द फीलिंग ऑफ फियर एंड पिटी। इससे क्या होता है, उसके डर और दया की भावना पैदा होती है इन हार्ट ऑफ रीडर्स, रीडर के मन में उसके लिए। इट आल्सो कॉल्ड द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, और इसी को रिवर्सल ऑफ फॉर्चून कहते हैं, पेरिपीटिया को। इसके बाद है कैटास्ट्रॉफी। हम कैटास्ट्रॉफी को पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर दुखांत हो, किसी हीरो का अंत हो जाए तो उसे हम कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। फाइनल ट्रेजेडी, कॉल्ड ट्रेजेडी, एट दिस टाइम हीरो और हीरोइन बोथ मीट्स विद डेथ और कर्टेन फॉल्स, और पर्दा गिर जाता है, यानी हीरो मर जाता है, उसका एंड हो जाता है। रिकॉग्निशन, ट्रुथ रिवल्स द हीरो बट इट इज टू लेट। रिकॉग्निशन क्या होता है, अब जब इतना आगे बढ़ जाता है हीरो कि बाद में उसे पता चलता है कि ये गलती उसकी तरफ से हुई या उसे किसी अपने ने की, तो इतना आगे बढ़ गया होता है कि कुछ सुधार नहीं हो सकता। तो इसी को कहते हैं, यानी कि गलती का पता लगना, गलती का पता लगना। तो इसमें ये चीज़ होती है, तो हम यहाँ कह सकते हैं उसे रिकॉग्निशन कहते हैं। ट्रुथ रिवर्स टू द हीरो बट इट इज़ टू लेट टू रिकवर, वो गलती अब सुधारा नहीं जा सकता सच का पता लगने पर। तो यहाँ तक हमने आपको ट्रेजेडी और इनकी क्रिएशन के बारे में बता दिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पर्पज़ से, यही पर हम एंड करते हैं, और तब तक आपके नेक्स्ट वीडियो को हम बनाएंगे।